नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 में हूं मनीषा गुप्ता। हमारे साथ कार्यक्रम में प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी एंड मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी जुड़े हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। नवनीत, आपसे पहले कॉपर पर एक सेंस लेना चाहेंगे। जिस तरह का अपटिक हमने ओवरनाइट मार्केट्स में देखा, उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर जरूर देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह के मूव्स हैं, आगे क्या एक्सपेक्टेड है? वेल मनीषा जी, कॉपर का फंडामेंटल जो है वो काफी हद तक मेरे हिसाब से नॉट आप ओनली म्यूट पर चाइना। हैं। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? या वेल, कॉपर के जो फंडामेंटल है वो काफी हद तक ये तेजी के अंदेशा या तेजी के डायरेक्शन में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हमने लास्ट कुछ महीनों से देखा है कि टाइम एंड अगेन कॉपर में जब भी गिरावट आई, एक पॉजिटिव मोमेंटम सेट इन होता हुआ नजर आया है। चाइना के जो आर्थिक आंकड़े हैं वो काफी हद तक बेटर आने लगे हैं। हमने पीएमआई नंबर्स बेटर देन एक्सपेक्टेशन देखे हैं। उनके स्ट्रगल रहा है जहाँ पे डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, वो भी रिसेशन डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट से धीरे धीरे इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट की तरफ घूमता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ साथ they have done a lot of financial kind of discounting, जहाँ पर आरआरआर कट भी 100 बेसिस पॉइंट का लास्ट कुछ महीनों में किया है। तो कुल मिला के चाइना की तरफ से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट टाइम एंड अगेन मार्केट में आता गया है, विच कैन बी अ बेटर स्ट्रिंग एक लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म अवधि में कॉपर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। उसके साथ साथ फंडामेंटल स्टोरी भी इस अगर अप्रैल का महीना का आईसीएसजी डेटा देखे तो ये इंडिकेट कर रहा है कि करीब करीब 50,000 टन के आसपास का डेफिसिट है। बट ओवरऑल इस साल में करीब 1,80,000 1,82,000 टन का एससीएसजी का अनुमान है कि एक सरप्लस होना चाहिए। तो एक सरप्राइज डेफिसिट मंथ मुझे लगता है कि ये डीरेल कर देगा ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अबाउट 1,82,000 सरप्लस। उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स भी एक बहुत ही अच्छे लेवल से करेक्ट होके करीब करीब 96 97 लास्ट लेवल के आसपास होवर कर रहा है। तो कुल मिला के काफी सारे पॉजिटिव फंडामेंटल्स डेवलप होके या जो नीचे के लेवल पे कॉपर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा एक्ट कर रहे हैं। एंड ऑल इन ऑल बायस थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। एक शिफ्ट हमने देखा है कॉपर एलएमई स्टॉक्स से कॉमेक्स की तरफ जाते हुए। एंड कल से जो एक्सपेक्टेशन है कि करीब करीब 50% के आसपास का टैरिफ यूएस लगा सकता है कॉपर इंपोर्ट्स में चाइना पे, सॉरी यूएस में। तो यूएस करीब करीब 2 मिलियन टन के आसपास का कंजम्पशन करता है कॉपर का, जिसमें से 1 मिलियन टन वो खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं और 1 मिलियन टन लगभग इंपोर्ट करते हैं। तो 1 मिलियन टन के आसपास के जो नंबर को अगर आप 50% का टैरिफ लगाएंगे तो इट्स अ वेरी बिग नंबर। और जहां पर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज कर रहे हैं इतना सारा कॉपर, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में यूज कर रहे हैं, एंड ऑटोमोबाइल्स एंड मशीनरी मेकिंग के अंदर यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके इन्फ्लेशन को वापस या आपकी जो अर्थव्यवस्था में प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको महँगा कर देगा, व्हिच विल नॉट गो डाउन वेल फॉर से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द यूएस। तो मेरे मानना ये है कि 50% का टैरिफ लगाना ऑन कॉपर इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी ईज़ी। एंड ये डिसीजन कहीं न कहीं थोड़ा-सा हाफ हार्टेड लग रहा है। एंड जब तक ये फुल तरह से इम्पोज़ नहीं हो जाता है, आई एम स्टिल कंटेम्प्लेटिंग कि कॉपर की दिशा क्या रहेगी। ओवरऑल मीडियम टर्म की अवधि में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, बट फिलहाल अगले 2-4 दिनों के लिए जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ स्टेट में रहेगा मार्केट और करीब-करीब 1 से 2% का गिरावट और देखने मिल सकती है। हम्म नवनीत, काफ़ी डिवाइडेड है स्ट्रीट यहाँ पर। कुछ रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि 8500 तक यहाँ पर कॉपर जा सकता है, $8,500 अ टन, और कुछ रिपोर्ट्स मानती हैं कि $1,200 पर टन भी जा सकता है। वेल मैं सेकंड रिपोर्ट को थोड़ा-सा फेवर करता हूँ और मेरा भी हमारा भी बायस थोड़ा-सा पॉजिटिव साइड पे है, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि 11,500 टन के आसपास कॉपर यानी लाइफ टाइम हाई के आसपास कॉपर हम आने वाले से प्रोबब्ली 6 टू 12 मंथ में देख पाएँगे। बिकॉज़ फंडामेंटल स्टोरी बहुत स्ट्रांगली रैपिडली चेंज होती हुई नज़र आ रही है। एंड कहीं न कहीं मेरा बायस बहुत स्ट्रांगली ये है कि डॉलर इंडेक्स में वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। डी-डॉलरेशन वाली थीम डॉलर को बहुत स्ट्रांगली एक डेंट प्रोवाइड करेगी, जो कि करीब आने वाले दिनों में 90 से 92 के आसपास भी आ सकता है गिरते हुए, व्हिच विल बी अ पॉजिटिव मोमेंटम फॉर कॉपर। शॉर्ट टर्म में ज़रूर थोड़ी-सी स्थिति कन्फ्यूजन हो गई है, जहाँ पे कल के स्टेटमेंट के बाद में कॉपर की जो चाल थी वो थोड़ी-सी पॉज़ होते हुए नज़र आ रही है। बट ओवरऑल 10,000 एक हर्डल जैसा एक्ट कर रहा है। जब $10,000 निकलेगा तो मोमेंटम बहुत फियर्सली पॉजिटिव हो जाएगा। डाउनसाइड में 8,500 विल बी अ सरप्राइज़ नंबर गिवन द चेंज इन बैकड्रॉप। अगर ऐसा कुछ होता है तो मे बी आई थिंक वी विल हैव टू रिकंसिडर कि कहाँ कॉपर की दिशा जाएगी। बट आई आई डोंट थिंक कॉपर 9400 9500 के नीचे जाएगा। तो ये जो करेक्शन हम देख रहे हैं लास्ट 2-3 दिनों में, इट इज़ अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। हम्म तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ढूंढनी चाहिए। 9400 के नीचे कॉपर जाता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आता, एंड शायद नए ऑल टाइम हाइज इस साल में बना ले।
वेल आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर अब गोल्ड की करेंगे। एंड दिनेश जी, गोल्ड के प्राइसेस आप कैसे देखते हैं? मुनाफा वसूली है, कंसोलिडेशन है, लेकिन 3300 पर काफी स्ट्रांगली स्थित। बिल्कुल मनीषा जी, एक बड़ा मूव हमने देखने मिला है जो 25 साल के तजुर्बे में देखा था कि जो मैक्सिमम तेजी जो साल में आती है वो 33% आती है, जो गोल्ड में इस बार मात्र 5 या 6 महीने में आ चुकी थी। तो मुझे लगता है ये बड़ी तेजी के बाद ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है और धीरे धीरे ये नेगेटिव बायस की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इसकी एक ब्रॉड रेंज की बात करूं तो मुझे लगता है कि 95,000 जो लेवल निचले स्तर पे अभी बनाया था वो एक बॉटम समझ में आता है हाल फिलहाल। और अपसाइड मुझे जो लगता है ये 98,000, इन 3,000 रुपए की रेंज में मुझे लगता है आने वाले 10 से 15 दिन में ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। हालांकि कल फॉलो थ्रू सेलिंग के बाद मुझे लगता है कि आज सेलिंग और थोड़ी गहरा सकती है। 96,400 96,500 यह दायरा एक रेजिस्टेंस जोन, एक सप्लाई एरिया है। यहां पर मुझे लगता है गोल्ड अगर इस रेंज पे आता है तो वहां फ्रेश सेलिंग की जा सकती है। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 95,600 मतलब करीब करीब 800 से 900 रुपए की मंदी वहां से आनी चाहिए और 96,860 की उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। गोल्ड जो है एक नेगेटिव ट्रेंड में धीरे धीरे ट्रेड कर रहा है, एक लोअर लोज क्रिएट कर रहा है शॉर्ट टर्म बेसिस, जबकि सिल्वर ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। वेल एब्सोल्युटली, सिल्वर ने वो 1,06,000 1,07,000 छूने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग नहीं दिखाई है, जबकि गोल्ड में 1,03,000 के लेवल्स देखने के बाद एज ऑफ नाउ 96,000 के लेवल्स और भी गिरावट की एक्सपेक्टेशन फिलहाल यहाँ पर आती हुई। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और एम्फी दोनों की तरफ से आया है और वो हमें ये दिखाता है कि जो गोल्ड ETF बाइंग है ग्लोबल मार्केट्स में जून के महीने के लिए वो 5 महीने के हाईस पर हैं और इंडियन मार्केट्स में हमने एक बहुत बड़ा स्पाइक यहाँ पर आता हुआ देखा है। आपको याद दिला दें कि मार्च एंड अप्रैल में नेट आउटफ्लोज थे, तो नेगेटिव इनफ्लोज हमने इन दैट सेंस यहाँ पर आते हुए देखे, लेकिन मई पॉजिटिव था और जून में बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर बने हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट CEO फिरोज अजीज हैं। फिरोज नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मल्टी एसेट फंड्स, गोल्ड ETFs, गोल्ड फंड्स ये बेहतर कर रहे हैं, हम जानते हैं और हम ये लगातार बात भी करते रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस इन सम सेंस यहाँ पर अंडरवेट या अंडर ओन्ड रहे हैं इन सेंस ऑफ गोल्ड। क्या एक बैलेंस बनता हुआ देख रहे हैं आप? यस मनीषा जी, ऑफ कोर्स एक बैलेंस बनता दिख रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि 2,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा विच इज ऑलमोस्ट 613% राइज विज़ावी द प्रीवियस मंथ, काफी बड़ा जंप है। ऑफ कोर्स थोड़ी वॉलेटाइल रही है। देखिए जैसे इक्विटी की जो नेट फ्लोज होती हैं वो थोड़ी ज्यादा स्टेबल रही हैं, बट गोल्ड की काफी वॉलेटाइल रही है। 3,700 भी देखा हमने जनवरी में। नेगेटिव आउटफ्लो, जैसे नेगेटिव फ्लोज बोला आपने, जैसे कहा अप्रैल और मार्च में पैसे बाहर भी गए थे, वापस 2,000 पे आया है। इट्स बीन रीजनेबली वॉलेटाइल। मैं इसकी कोरिलेशन देख रहा था गोल्ड प्राइसेस से। जब भी गोल्ड प्राइसेस थोड़ी शार्पली शूट होती हैं, लोग ज्वेलरी और कुंभार्स खरीदने के बदले फाइनेंशियल एसेट जिसमें माइंडसेट थोड़ा शॉर्ट टर्म होता है, विज़ावी बाइंग अ बार एंड पेइंग GST, वो थोड़ा स्पाइक होता है। ये कोरिलेशन निकाला था तो ऑलमोस्ट 72% कोरिलेशन आया था इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट ऑफ गोल्ड एंड बाइंग इन ETF मार्केट रादर देन फिजिकल मार्केट। इस पे और थोड़ी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, बट ये एक क्लियर ट्रेंड निकल के आ रहा है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, रहा सवाल एक संतुलन बनना कि इंस्टीट्यूशनल अंडर ओन्ड है गोल्ड, दैट इज सो ट्रू। उसमें एक ट्रेंड बना है और वो बढ़ेगा भी, क्योंकि क्या हो गया है कि डेट फंड्स में टैक्सेशन की रियायत जो है वो नहीं है, अगर जब तक कि आप थोड़े एसेट्स को इक्विटी या गोल्ड में नहीं डालते। तो उसकी वजह से काफी सारे मल्टी एसेट फंड्स पैदा हुए हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आपने डेट ही रखा तो एक नया जो सेक्शन इंक्लूड हुआ था 2 साल पहले, सेक्शन 50AA के तहत पूरे डेट फंड पे टैक्स लग जाती है, मार्जिनल टैक्स रेट की, कैपिटल गेन के आधार पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो गोल्ड की जो पुल है फ्रॉम अ फंड मैनेजमेंट यूनिवर्स पर्सपेक्टिव, दैट हैज गॉन अप बिकॉज टैक्स एफिशिएंसी भी आ जाती है जैसे आप गोल्ड को एक मल्टी एसेट फंड के तौर पे डेट के साथ कंबाइन करते हैं। Oh, well, absolutely. फिरोज, फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में हमने गोल्ड में ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं, उसके बाद भी नेट इनफ्लोज हैं अगर हम फर्स्ट 6 मंथ्स इस साल का उठा के देखें। एंड आपका पॉइंट काफ़ी वैलिड है कि एक फाइनेंशियलाइजेशन आ जाती है, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस इतने वॉलेटाइल और इतने बढ़ चुके हैं कि एसेट एज एन एसेट क्लास अपनी जगह बनाते हुए नजर आए हैं। लेकिन क्या ये अभी भी मेन स्ट्रीम है? आई थिंक गोल्ड ETF मेन स्ट्रीम बन रहा है। आई थिंक उसकी इसका एक मजबूत एक फुटिंग, एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग मिली नहीं है। बट आई थिंक आज की करंट स्थिति एंड गोल्ड की जो डॉलर प्राइसेस ब्रेकआउट हुई हैं, जो काफी सालों से नहीं हो रही थी, आई थिंक उसकी वजह से आई थिंक ETF विल फाइंड इट्स वे। बिकॉज क्या है कि इंडिया की जो डेट रिटर्न्स हैं
अब रेपो रेट जून 22 से जो बढ़ने लग गया, अब जाके फरवरी में इस साल कम हुआ है। तो डेट और आर्बिट्राज फंड में ही 9% की रिटर्न आ जाती थी, ग्रॉस रिटर्न फॉर द लास्ट 2.5 years, क्योंकि रेपो 6.5 पे था। तो आर्बिट्राज की वजह से वो 8.5% था। मेरा ये क्लियर मानना है और डेटा क्लियरली कहता है कि अगर आप गोल्ड को डेट के अगेंस्ट पिच करते हैं, तो गोल्ड विंस हैंड्स डाउन। इक्विटी के अगेंस्ट नहीं विन कर पाता, बिकॉज इफ यू लुक एट 3 year रोलिंग रिटर्न्स, तो डेट की रिटर्न्स जैसे कम होंगी तो गोल्ड का ईटीएफ का वजूद जरूर बढ़ेगा। इंडिया में अगर 5, 5.5, 6% की डेट रिटर्न होगी, उस पर भी मार्जिनल टैक्स रेट लगने वाला है। तो 4% की रिटर्न पे तो इंसान डेट में रखेगा नहीं, और सेफ्टी तो चाहिए सबको। सो आई थिंक गोल्ड विल गेट इट्स फ्लेवर इन अ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट व्हिच वी आर स्लिपिंग इनटू। फिरोज, अगर हम इंडियन मार्केट्स की बाइंग पैटर्न्स को देखें तो रिटेल काफ़ी स्ट्रांग है, फिजिकल बाइंग अभी भी 60-65% है, ज़्यादा ही है। बिग ब्राइडल ज्वेलरी एक मेजर स्पेंड है इस तरफ। कितना समय आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि ये पैटर्न ऑफकोर्स कई 100 सालों से चले आ रहा है तो शायद चलता भी रहेगा, लेकिन जहाँ तक फाइनेंशियलाइजेशन की बात है, हाउ वुड यू लुक एट कहिए नेक्स्ट 5 साल या नेक्स्ट डेकेड इन दैट सेंस? आई थिंक इंडिया की जो कंजम्पशन है इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी, वो कम नहीं होगी मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ ग्रामेज कम हो जाएगी, बट इन टर्म्स ऑफ रुपी वैल्यू वो ग्रो होगी। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द वैल्यू, नियर शेयर वैल्यू growth of the commodity, you will have rupee value growth, but grammage gold की consumption कम हो सकती है। But रहा सवाल, I think in the form of bars and jewelry, फिजिकल फॉर्म में, आई थिंक दैट विल नॉट गो थ्रू अ पैराडाइम शिफ्ट। आज हमारी इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स में ऑलमोस्ट 950 लाख करोड़ है। इक्विटी आज भी 6.7% है, और डेट टेक्स अ बिग लायन शेयर ऑफ इट। फिजिकल एसेट्स में भी रियल एस्टेट की जो एप्रिसिएशन है, आई थिंक देयर विल बी अ रीजनेबल मूवमेंट टू गोल्ड। आई डोंट सी दैट ट्रेंड चेंजिंग सो रैपिडली, एटलीस्ट इन अ डेकेड इट शुड नॉट, बट इट्स मोर अ 2-3 decade फिनोमेना। ओके फिरोज, एक फाइनल सवाल देन, एंड जैसा कि हम बार बार कहते रहते हैं इंडिया के लिए, एक तो 2047 विकसित भारत का एक चीज़ है जिसके ऊपर सारी कॉन्वर्सेशंस हैं, दूसरा ये कि हमारे यहाँ पर यंगर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है एंड दे वांट ईजियर टोकनाइज्ड फ्रैक्शनलाइज्ड एसेट क्लासेस जहाँ पे वो निवेश कर सकें, एंड इन द मीन वाइल वैल्यू फॉर मनी भी यहाँ पर कर सकें। इन दैट सेंस जिस तरह से गोल्ड की फाइनेंशलाइजेशन हमने होते हुए देखी है, इज इट इनफ, और वुड यू से गोल्ड में अभी भी बहुत सारी क्रिएटिविटी या बहुत कुछ करना बाकी है? मेरे हिसाब से बहुत करना बाकी है। और एक चीज जो है, इस जनरेशन की जो यंगस्टर्स हैं इंडिया की, जैसे आपने कहा वी हैव डेमोग्राफिक्स व्हिच आर वेरी डिफरेंट देन द वर्ल्ड, एक चीज एक रियलाइज नहीं कर रहे लोग कि प्रीवियस जनरेशन और नई जनरेशन में एक ही व्यक्ति बहुत सारी चीजें कर रहा है। मैंने ऐसा इंसान भी मिला है जो डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर रहा है, क्रिप्टो कर रहा है, और म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी कर रहा है। तो ये क्या होता है कि वरना प्रीवियस जनरेशन में क्या होता था कि मेरे पापा की जनरेशन में अगर उनकी एफडी से प्यार हो गया तो वो जिंदगी भर एफडी के प्रेम में अपने मोहित रहेंगे। रियल एस्टेट से प्यार हो गया तो पूरी जिंदगी रियल एस्टेट में काट देंगे। ऑल एसेट्स मेंट फॉर वन पर्सन वाज नॉट अ कॉन्सेप्ट, बट आज की डेट में एक डुअल पर्सनैलिटी है। एक क्रिप्टो इन्वेस्टर एसआईपी डिसिप्लिन से कर रहा है। हमारे यहाँ ऑफिस में बैठ के ऐसा नहीं लगता, बट जब मैंने सर्वे किया, ग्राउंड पे गया, तो मैंने पूछा भाई कितने लोगों ने एसआईपी की है, 80% लोग हाथ उठाते हैं, 40% बोलते हैं कि मैंने क्रिप्टो में भी किया, मैंने ड्रीम 11 भी किया, डेरिवेटिव भी किया, इक्विटी ट्रेडिंग भी कर रहा हूं। तो एक इंसान अपने पैसे को अलग अलग जगह पे ट्रू डिवर्सिफिकेशन करने की क्षमता लास्ट जनरेशन मिलेनियल्स में नहीं होगी, बट आई थिंक जेनजीज में सर्टनली है, बूमर्स में तो थी ही नहीं। वेल एब्सोल्युटली, इक्विटी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एज एन एसेट क्लास रहा है, लेकिन अब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। एंड मैंने नहीं बोला, बट फिरोज सिंस यू मेंशन क्रिप्टो हियर, इंडियन मार्केट्स, यस, बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। 3 नए एक्सचेंजेस अगले 1 साल में इंडिया में और भी खुलने वाले हैं जहाँ तक क्रिप्टो की बात है। व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास, आप उसे कैसे देख रहे हैं? कंप्लीट ब्लैक बॉक्स देखता हूँ मनीषा जी। एंड ये मैं कहता हूँ, मैं आपको मैं कहीं दुबई में एक कॉन्फ्रेंस में था, तो वहां दुबई में बहुत प्रमोट करते हैं क्रिप्टो। मैंने सवाल पूछा भाई कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में, एटलीस्ट आधा रूम ने हाथ उठाया। बट उनको यही पूछा कि एक क्रिप्टो पॉपुलरली एक रात में, जिसको पेग्ड करेंसी कहते हैं, स्टेबल, आयरॉनिकली उसको स्टेबल कहते थे, टेरा लूना को, वो 0 हो गई थी। ये क्यों हुआ था? कोई जवाब नहीं दे पाया। तो मैं कह रहा हूं, अगर आपकी एक क्रिप्टो 0 हो चुकी है, आपने बेशक पैसा ना डाला हो, अगर एक 0 हो चुकी है, वही तो सबसे बड़ा डर होता है।
एक नॉन नॉन फिजिकल एसेट में कि वो वेपराइज ना हो जाए। वो हो भी चुका है, बट लोगों ने उसके पता भी नहीं किया क्यों हुआ। टेरा लूना को कोई एक्सप्लेन कर दे, फिर उसको अधिकार बनना चाहिए कि भाई क्रिप्टो में तू पैसे डाल। वो करे बगैर अगर वो डाल रहा है तो ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही इज डूइंग। ही विल मेक मनी, बट इट्स लक, नॉट अ स्ट्रेटजी। फिरोज, आप दुबई की बात कर रहे हैं, मैं बॉम्बे में यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन कीनोट स्पीच दे रही थी क्रिप्टो में। मैंने लोगों से पूछा कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं। 50% ऑफ द हॉल रेज्ड देयर हैंड्स एंड सेड कि हम माइन करते हैं क्रिप्टोज। सो क्लियरली डिफरेंट मार्केट्स हियर। या बट थैंक्स फिरोज, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल, इंटरेस्टिंग मार्केट देयर, और एक और ऑफ कोर्स एक और एसेट क्लास की तरह से उभरता हुआ भी यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने काफ़ी सेंस आते हुए देखी है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में अभी भी थोड़ी सी यहाँ पर नर्वसनेस का। और बात अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स की करेंगे, जो कल ही यहाँ पर लॉन्च होने वाले हैं। MCX कल लॉन्च कर रहा है, लेकिन NSE ने भी यहाँ पर इसे लॉन्च करने की बात की है। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं? एक नया प्रोडक्ट है, बाजार को काफ़ी समय से इसका इंतजार रहा है, लेकिन एक चीज़ सभी कह रहे हैं और वो ये कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कमज़ोर है और लर्निंग कर्व काफ़ी लंबा। जी बिल्कुल, जो बड़ी कंपनीज है वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर ही सकती है, और एमसीएक्स अभी उस कंडीशन में है जहां पर इसके ऑप्शन भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, वॉल्यूम भी काफी ज्यादा अच्छा है, और मतलब हर तरह से इसमें वॉल्यूम निकल कर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये एक्सचेंज भी इनिशियली जरूर हिकअप्स रह सकते हैं, लेकिन अगर बिग कॉर्पोरेट्स, पावर कंपनीज और सब कुछ ट्रेडिंग पर आती है यहाँ पर, तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल, अच्छी शुरुआत हो सकती है। निश्चित तौर से एक वॉल्यूम भी बढ़कर आ सकता है, और रिटेल के लिए भी एक नया प्रावधान मिल सकता है जिससे उसमें ट्रेडिंग दोबारा कर सकते हैं। नवनीत, आपकी क्या सेंस है? जाक, आपको क्या लगता है कब तक रिटेल यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करने लायक होगा? वेल, जैसे आपने हाईलाइट किया कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग कर्व थोड़ा सा बड़ा है, तो डेफिनेटली बिकॉज ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स और रिसर्च टीम ने भी बहुत हद तक पेनिट्रेट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कुछ हफ्ते लग जाएंगे इसको समझने के लिए, बट रिटेल ग्रेजुअली जिस कमोडिटी में वोलेटिलिटी है वहां पर रिटेल देर सवेर आ ही जाता है। हमने नेचुरल गैस में भी देखा है कि जहां पर वोलेटिलिटी काफी हाइटेंड है, इरिस्पेक्टिव वो किस कलर की है, क्या स्वाद है, क्या टेस्ट है, कुछ मैटर नहीं करता है, वोलेटिलिटी इज व्हाट इज मैटरिंग। तो यहाँ पर अगर रीजनेबल वोलेटिलिटी देखने मिलेगी तो आपको रिटेल पार्टिसिपेंट बहुत जल्द आ जाएगा। एंड काफी सारे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है, एंड डिस्कॉम्स है, एंड काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कंपनी है जो इस प्रोडक्ट को बहुत पॉजिटिव वे में देख रही है। तो अगर रीजनेबल पेनिट्रेशन रहा, लिक्विडिटी रही, तो रिटेल का पेनिट्रेशन जरूर आ जाएगा, एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट इसमें आने वाले समय में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल सकता है। ऑलराइट, तो अब ये वेट एंड वॉच है कि आगे जाकर किस तरह के नंबर्स यहाँ पर है, वॉलेटिलिटी कैसी है, पार्टिसिपेशन कैसा है, और उसके बाद ऑफ कोर्स हम यहाँ पर रिटेल एंड बाकी सबको भी जुड़ता हुआ देखेंगे। वेल, ये तो एक नया प्रोडक्ट है जो कल यहाँ पर लॉन्च होगा, सबकी नज़रें वहाँ पर हैं ही। लेकिन एक बात यहाँ पर क्रूड पर कर लेते हैं। और दिनेश जी, 2 हफ्ते के हाइस पर है, $70 प्रति बैरल के लेवल्स यहाँ पर हैं, यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन? जी बिल्कुल, एक डाउनसाइड से जो एक मूव आना चाहिए था वो आ चुका है। ऊपर के लेवल से हमने एक बड़ी तेज गिरावट देखी, डाउनसाइड 5550 के लेवल से ये दोबारा 5900 के आसपास आ गया है। मुझे लगता है कि अब 5900 5920 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन, एक सप्लाई एरिया है, यहाँ से प्राइसेस दोबारा एक बार नीचे आने की संभावना बनती है। 5890 एक बेस्ट सेलिंग लेवल है, वहां पर सेल किया जा सकता है। 5940 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 5755 तक के लेवल डाउनसाइड हमें देखने मिल सकते हैं। नेचुरल गैस पर आपकी क्या सेंस है नवनीत, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेशर लगातार बना रहा? वेल, 2 महीने की हाइटेंड वोलेटिलिटी के बाद हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस प्राइसेस में एक दबाव का माहौल देखने मिल रहा है। यहाँ पर जो इन्वेंट्री है वो करीब करीब अच्छे स्तर पे आ गई है, एंड मोस्ट ऑफ द इन्वेंट्रीज 5 ईयर एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। साथ ही साथ जो हीटेड विंटर हीटेड समर की एक्सपेक्टेशन ही वो भी फेड होते हुए नजर आई है, जिसके चलते एक दबाव सा बनता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकल पैरामीटर्स भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में एक ब्रेकडाउन का लेवल बहुत जल्द आ सकता है। तो मेरे हिसाब से 20 से 25 रुपए का गिरावट आपको बहुत जल्द प्राइस में देखने मिल सकता है। तो बी प्रिपेयर टू सी 260 255 लेवल्स इन नेचुरल गैस इन द कमिंग डेज। जब तक ये वापस 303 305 का स्तर नहीं निकालता है, जब ये सेल ऑन रैली वाला कमोडिटी हो गया है, और आपको यहाँ से करीब करीब 8 से 10% की गिरावट देखने मिल सकती है। ओह वाह, ओके, 25 रुपए तक की गिरावट यहाँ पर नेचुरल गैस में बन सकती है। नवनीत से हमने कॉपर की बारे में बात तो की, लेकिन दिनेश जी, जिंक और एल्यूमिनियम में भी लोगों ने अपना भरोसा जताया है। अगर यहाँ पे कुछ खरीदारी करनी हो तो बाय ईयर एंड किस तरह के टारगेट्स देखने को मिल पाएंगे? देखो, जिंक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इमर्ज होता हुआ नजर आया है। हालांकि अभी देखा जाए तो फंडामेंटल्स में किसी भी बेस मेटल्स में कोई बदलाव नहीं है, फंडामेंटल्स इनके टाइट ही है। बस जो न्यूज बेस्ड चीजें आ रही है उससे वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जा रही है, और ऊपरी लेवल से थोड़ी सी बिकवाली आ रही है। बट 256 मुझे लगता है जिंक में एक बेहतरीन लेवल है, एक बढ़िया लेवल यहाँ पर बाय किया जा सकता है। प्रोबेबली 10 या 15 दिन में हमें 263 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं।
और अगर 1 या 1.5 महीने का नजरिया देखें तो मुझे लगता है 277 का लेवल भी दिखा सकता है। 250 एक बेसलाइन सपोर्ट बना चुका है जहां से बार बार खरीदारी निकल कर आती, उससे नीचे अगर क्लोज होता है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग एग्जिट करना चाहिए। वैसे अभी हाल फिलहाल 250 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग टर्म पोजिशन बना रहना चाहिए। जहाँ इससे पहले एक स्ट्रेंथ यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पर भी लेना चाहेंगे दिनेश जी, और यहाँ पर मानसून अच्छा है, बुआई जल्दी शुरू हुई है, इसलिए नंबर्स जल्दी अच्छे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कुछ मुनाफा वसूली है, कैसे देखते हैं यहाँ से प्राइसेस? जी बिल्कुल, ग्वार सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहता है इन चीजों से, और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अभी फैक्टर्ड इन हो चुकी है कि ज्यादा बरसात होगी, ज्यादा फसल होगी, सोइंग बढ़कर होगी, बट ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और डाउनसाइड लेवल से कम 7 से 8% तेजी आते हुए देखी है ग्वार में। मुझे लगता है जो मौजूदा स्तर है ये गम का सबसे बढ़िया बाइंग का लेवल है। 9835 9845 यहाँ पर बाय करना चाहिए। 9700 का स्टॉप लॉस लगा के 10,050 का टारगेट अपसाइड मुझे नजर आता है। धनिये में डाउनसाइड लेवल से अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने मिली है। थोड़ा सा स्टॉक पोजीशन टाइट होता हुआ नजर आता है, और डीमैट में बहुत कम डीमैट हुआ है। डीमैट में गोडाउन में काफी कम डीमैट हुआ है, तो मुझे लगता है धनिया एक बार दोबारा 7600 के लेवल दिखा सकता है। ऑलराइट, तो वो ऑफ कोर्स यहाँ पर टारगेट्स हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी। लेकिन बहुत शुक्रिया दिनेश जी, नवनीत, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसके साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।